हाय दोस्तों, तो जो आज की हमारी डिसीज है वो है मास्थेनिया ग्रेव्स, जिसमें कि जो हमारी फेस की मसल्स होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं। उसमें कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए, मास्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार का क्या है, क्रॉनिक ऑटोइम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। क्या है? एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। इसमें मेनली होता क्या है, देखिए, वीकनेस इन दी स्केलेटल मसल्स। जो हमारी स्केलेटल मसल्स होते हैं, मेनली क्या होता है, जो हमारी फेस की मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वीक पड़ जाती हैं। उनमें कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसमें डिफरेंट आ जाती हैं मसल्स में फेस की। देन इसमें और क्या देखने को मिलता है, देखिए, द कंडीशन कॉमनली अफेक्ट मसल्स दैट कंट्रोल द आई, फेस, थ्रोट एंड लिम्ब। तो क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं जो आई को कंट्रोल करके रखती हैं, आई को कंट्रोल करने वाली मसल्स भी क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, वीक पड़ जाती हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देन जो हमारी माउथ की मसल्स होती हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, माउथ की मसल्स भी वीकनेस आ गई है, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, जिसके कारण माउथ का स्ट्रक्चर भी चेंज देखने को मिल रहा है। देन जो हमारी थ्रोट की मसल्स होती हैं, थ्रोट गले की मसल्स होती हैं, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, वो वीक पड़ जाती हैं। लिम्ब की मसल्स वीक पड़ जाती हैं। तो ये वीक पड़ने के कारण क्या होता है, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, फेस में कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसा हो क्यों रहा है, वो हम समझते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, तो देखिए होता क्या है कि चाहे हमारी फेस की मसल्स हो, चाहे हमारी ऑल आउट बॉडी की कोई भी मसल्स हो, वो क्या होती है, नर्व या न्यूरॉन से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और जहां पर ये नर्व, न्यूरॉन और मसल्स कनेक्टेड होते हैं, वहां पर हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये क्या बन रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है। जब हमारा ब्रेन कोई सिग्नल देता है तो वो क्या होता है, नर्व के जरिए आता है और हमारे इस मसल्स को क्या कर देता है। और मसल्स में क्या होते हैं, कुछ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या करते हैं, जब भी कोई नर्व से सिग्नल आते हैं तो वो सिग्नल को रिसीव करते हैं। देन मसल्स क्या करते हैं, मूवमेंट कर पाती है सही से। तो इस डिसीज में होता क्या है मेनली, तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है पहली बात तो ऑटो मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही हेल्दी सेल्स को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। और हमारा इम्यून सिस्टम करता क्या है कि एक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगता है। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, देखिए, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक दी डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगता है, और एंटीबॉडीज क्या करने लगती हैं, इस एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, अगर ये एसिटाइल कोलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो जो सिग्नल नर्व से आ रहे हैं वो रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मसल सिग्नल रिसीव नहीं कर पाएंगी तो इसमें पैरालिसिस की कंडीशन बनने लगती है मसल्स में। ठीक है, और जो मसल्स को वर्क करने चाहिए वो नहीं कर पाएगी। देन जो हमारी फेस की मसल्स हैं, अगर एसिटाइल कोलिन खत्म हो जाएगा तो फेस की मसल्स में भी वीकनेस आ जाती है और वो ठीक से वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ये कंडीशन बनती है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर क्या हो जाने लगता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। मतलब ऐसे क्या कॉजेस होते हैं, ऐसे क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये कंडीशन अराइज हो जाती है। तो देखिए, एग्जैक्ट कॉजेस अननोन। तो अभी तक इसका एग्जैक्ट कॉज का तो पता नहीं चल पाया है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है जिसके कारण ये कंडीशन बन जाती है। देन सेकंड हम बात करते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आपको पता ही है कि अगर वो डिफेक्ट कर जाए, हमारी सेल्स को डैमेज करने लग जाए, वो ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाए, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो मसल्स वीकनेस आएगी, मसल्स ठीक से वर्क नहीं कर पाएगी और उनसे सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्यूमर्स ऑफ द थाइमस। थाइमस ग्लैंड आपको पता ही है कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड से टी सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। टी सेल्स क्या है, ट्रेंड रहती हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स को डैमेज ना कर पाए। ठीक है, लेकिन अगर थाइमस में अफेक्ट आएगा, कोई उसमें ट्यूमर्स होगा, तो वो क्या हुई, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, जिसके कारण क्या होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम फिर क्या करने लगता है, हमारे जो एसिटाइल कोलिन है उसे अफेक्ट कर देता है, उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मेलिटी। थायराइड ग्लैंड भी क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, अगर ये थायराइड ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी आती है तो क्या होने लगता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर ये हाइपर एक्टिव होगा और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा, तो एसिटाइल जो कोलिन है वो डैमेज हो जाता है, वो रिसेप्टर किल होने लगते हैं, जिसके कारण वो किल होंगे तो ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाएगा मसल्स और न्यूरॉन का, और वो डैमेज होने लगती है मसल्स, वीकनेस आने लगती है उनमें। ठीक है ना,
इसके बाद स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट डालता है, और इम्यून सिस्टम क्या होता है फिर आपको पता ही है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स को डैमेज करने लगता है, ठीक है। इसके बाद सम केसेस जेनेटिक, तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, मे भी चांसेस होते हैं कि ये परिवार में किसी को थी तो जीन के जरिए, पिता के जरिए बच्चे में आ सकती है, तो मे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इन्फेक्शन, तो आपको पता ही है कि जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने ऐसी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर दिया है जो कि हमारे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो कि फेस की मसल्स में प्रेजेंट है वो डैमेज हो गए हैं, तो उसके कारण भी क्या होगा कि मसल्स डैमेज हो जाएंगी, मसल्स वीकनेस आ जाएगी। तो ये कुछ कॉजेस होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये कंडीशन बन सकती है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि अगर ये मस्थनीय ग्रेविस होती है तो और कौन कौन से हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, चलिए हम वो देखते हैं। तो देखिए, फेशियल पैरालिसिस और वीकनेस ऑफ द फेशियल मसल्स, तो हमने बात ही की है जो फेस की मसल्स है उसमें क्या हो गया, पैरालिसिस जैसी कंडीशन बनेगी, क्योंकि उसके एसिटाइलकोलिन ही डैमेज हो रहे हैं, तो वो रिसीव नहीं कर पा रही है सिग्नल को, ठीक है। तो वो क्या होंगे, उसमें पैरालिसिस जैसी कंडीशन बनेगी, मसल्स वीकनेस आएगी उसमें, ठीक है, चेंजेस देखने को मिलेगा फेस की मसल्स में। इसके बाद मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन है मे बी वो भी चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज देखने को मिलेगा ही, ठीक है। हॉर्सेस ऑफ चेंजेस वॉइस, तो क्या होगा, हमने देखा था कि थॉट की जो गले की मसल्स होती हैं उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, वो भी वीक पड़ रही हैं, जिसके कारण जो वॉइस होती है, जो आवाज़ होती है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो आवाज़ हो वो सही से नहीं आ पाएगी, घरघराहट जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, च्वाइंग और स्वालिंग डिफिकल्टी, तो क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ चबाएंगे, खाना खाएंगे, चबाएंगे, च्वाइंग करेंगे, उसमें डिफिकल्टी होगी, स्वालिंग करेंगे, निगलेंगे तो उसमें डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि मे बी जो हमारे गले की मसल्स होती हैं वो भी वीक पड़ रही हैं, इसमें उसके भी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डैमेज हो रहे हैं, तो उसमें भी अफेक्ट आएगा, ठीक है। डिफिकल्टी टाकिंग, टाकिंग बोलने में डिफिकल्टी होगी, बोल सही से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में भी तकलीफ होगी, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, डिफिकल्टी मेंटेनिंग स्टडी गेज एंड आईलिड ड्रॉपिंग, तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक चीज़ पर ठीक तरह से फोकस नहीं बना पाएंगे, स्थिर तरीके से नहीं देख पाएंगे, उसमें क्या होता है, जो आईलिड होती है, मतलब कि जो हमारी पलकें होती हैं वो झुकी हुई हो जाती हैं, उसमें ड्रॉपिंग जैसी कंडीशन बनती है जो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड, जिसे हम पटोसिस बोलते हैं, एक या दोनों आई में क्या हो सकते हैं, जो आईलिड्स होती हैं वो क्या होती हैं, झुकी हुई रह सकती हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारी एक आई की जो आईलिड है पूरी तरीके से झुकी हुई है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ की मसल्स क्या हो गई, वीक पड़ गई हैं, ठीक है, जिसे हम पटोसिस भी बोलते हैं। देन इसके बाद देखिए, ब्लड और डबल विजन, जैसे कि हम डायप्लोपिया बोलते हैं, तो आपको सही से नहीं दिखेगा, डबल विजन देखने को मिलेगा, ब्लड धुंधला दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी। शॉर्टनेस और ब्रीथ, जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, ठीक तरह से सांस नहीं ले पाएंगे। इसके बाद वीकनेस इन दी आर्म, हैंड, फिंगर, लेग्स एंड नेक, उसके साथ साथ जो हमारे आर्म होते हैं, हैंड होती हैं, फिंगर्स होती हैं, लेग्स होते हैं, नेक होते हैं, जो भी मसल्स होती हैं यानी कि उसमें भी वीकनेस आती है, इसके साथ साथ फेशियल मसल्स के साथ साथ, ठीक है ना। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन की बात, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, कोई भी डिसीज हो हमें हिस्ट्री कलेक्शन करना ही होता है। देन इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन एंड न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन, न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन करना होता है, वहाँ पर हम असेस कर सकते हैं कि वहाँ पर सेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मसल्स वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो उसे असेस करने के लिए न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन भी करना होता है। देन टेस्ट टू डिटेक्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ये एक मेन टेस्ट होता है जो कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को असेस करने के लिए किया जाता है कि एसिटाइलकोलिन वहाँ के डैमेज तो नहीं हो गए पूरी तरीके से, वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी मात्रा कितनी है, उसे असेस करने के लिए ये मेन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद सीटी और एमआरआई स्कैन ऑफ द चेस्ट, तो सीटी और एमआरआई किया जाता है चेस्ट का, क्योंकि वहाँ के चेस्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें भी कोई डिफिकल्टी आ सकती है, वहाँ के मसल्स के जो न्यूरॉन होते हैं, जो एसिटाइलकोलिन होते हैं, वहाँ पर भी अफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो वो भी किया जाता है। इसके बाद देखिए, बात करते हैं सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये एक प्रकार का ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है, जो मसल्स और न्यूरॉन का जंक्शन होता है, उसमें सिग्नल प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सिग्नल सही से रिसीव
कर पा रही है मसल्स, नहीं कर पा रही है, उसे असेस करने के लिए कुछ इस प्रकार से क्या होता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट किया जाता है असेस करने के लिए जंक्शन को, ठीक है, सेंसेशन को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हमारे लंग्स की कैपेसिटी को चेक किया जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से ब्रीथ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है, उसे चेक करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद एंड्रोफोनियम टेस्ट। एंड्रोफोनियम टेस्ट में क्या किया जाता है, एक एंड्रोफोनियम क्लोराइड नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। इस इंजेक्शन को लगा करके असेस किया जाता है वहाँ की मसल्स को, फेशियल मसल्स को देखा जाता है कि उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो ठीक से वर्क कर रही है, नहीं कर रही है, तो उसे असेस करने के लिए एंड्रोफोनियम टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो देखिए, देयर इज नो क्योर फॉर मैस्थेनिया ग्रेविस। तो जो मैस्थेनिया ग्रेविस अगर किसी को होता है तो उसे मेडिसिन के द्वारा पूरी तरीके से तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट हम कुछ मेडिकेशन चला सकते हैं, जैसे कि इसमें है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो ऐसी मेडिकेशन होती है जो कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वहाँ सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं मसल्स और न्यूरॉन के जरिए, वो प्रॉपर तरीके से हो सके, वहाँ पर वर्क सही से हो पाए, या फिर जो एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर अगर डिक्रीज हो गए हैं तो वो इंक्रीज हो सके, उन्हें उसे इंक्रीज करने के लिए कुछ मेडिकेशन हम चलाते हैं, जैसे कि पायरिडोस्टिग्माइन, जैसे कि नोस्टिग्माइन, और भी मेडिसिन होती हैं जो कि दी जाती हैं ताकि वहाँ का जो ट्रांसमिशन है वो ठीक तरह से हो पाए, ठीक है। इसके बाद देखिए इम्यून सिस्टम, तो कुछ इस प्रकार की मेडिकेशन भी चलाई जाती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट डालती हैं, कम करती हैं, जैसे कि स्टेरॉयड, प्रेडिनोसोलोन एंड इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जैसे कि अजाथियोप्रिन रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्योंकि क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन कर रहा है एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, एसिटाइलकोलिन को कम कर रही हैं, इसीलिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशन भी चलाई जाती हैं जो कि रिड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को, ताकि जो एसिटाइलकोलिन है उसका डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी जब की जाती है, अगर जो थाइमस ग्लैंड है पूरी तरीके से डैमेज हो गई, उसमें ऐसा ट्यूमर हो गया है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसे थाइमेक्टोमी की जाती है। थाइमस ग्लैंड को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ठीक तरह से वर्क कर सके और जो हमारे एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो ना हो, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का मैनेजमेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।